Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express and PIB news section and अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए and also try answering the questions. Okay, so before I forget, the first question for today is that you have to tell me about the blending program. So there are two blending programs. One is ethanol blending program and the second is the diesel blending program. तो इसके बारे में बताना है. And second is what do you understand by degassing और degasification. ठीक है, degassing या degasification से आप क्या समझते हैं. So these are the two questions and let's start with the PIB. So first is that Finance Minister launches an online dashboard for the National Infrastructure Pipeline. ठीक है, तो ये ऑनलाइन डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए. ऑनलाइन डैशबोर्ड है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे आपको, इस डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगी, विच इज़ बीइंग होस्टेड ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG. IIG क्या है? ये एक इंटरैक्टिव और डायनामिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि शोकेस करता है बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. तो अगर किसी को डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर या बाहर भी ग्लोबली किसी को अगर इन्वेस्ट करना है इंडिया के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह में, तो ये एक उसके लिए प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड. ओके, और इसको मैनेज और डेवलप किसने किया है? इन्वेस्ट इंडिया ने, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है. ठीक है, तो बाहर भी अगर कोई मिशंस वगैरह और एम्बेसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में, तो ये उनके लिए एक गेटवे है. ओके, IIG, प्लीज़ रिमेंबर इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड. और किसने डेवलप किया है? इन्वेस्ट इंडिया ने. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है, तो ये जो है इसके कई सारे फ़ायदे हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वर्ल्ड क्लास. तो इसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आएंगे डोमेस्टिक और फॉरेन, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में. और इट विल बी क्रूशियल फॉर अटेनिंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025. ठीक है, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. Now PM inaugurated 2300 kilometer long submarine OFC connecting Port Blair, Little Andaman and Swaraj Island. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल सबमरीन OFC को इन्होंने इनाग्रेट किया है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, जो कि पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान और स्वराज आइलैंड को कनेक्ट करेगा. और हाई स्पीड टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ देने के लिए है अंडमान एंड निकोबार में, which would be at par with मेट्रो सिटीज़. ठीक है, तो इसके कई सारे फ़ायदे होंगे. ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन करने के आपको फ़ायदे पता ही हैं, तो वो सारे फ़ायदे अंडमान निकोबार में भी अब रहेंगे. ई एजुकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़, टेलीमेडिसिन एंड ऑल्सो सर्च एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर. ओके, EPFO ensures hassle-free service delivery through उमंग ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक. अब उमंग क्या है? ये एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर न्यू एज गवर्नेंस. तो इस पर जो भी आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह रहती है वो आपको एक सिंगल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाती है. ओके, इट इज़ अ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन. और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि COVID-19 के चलते EPFO के जो सब्सक्राइबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज वगैरह यूटिलाइज़ किए, खासकर मतलब अपनी पासबुक व्यू करना, उसको मैनेज करना. तो COVID-19 में ये उनके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहा है. इट हैज़ गिवन देम द कंफर्ट ऑफ यूजिंग इट फ्रॉम देयर होम्स. और उमंग ऐप का यूज़ करके मेंबर्स जो हैं वो अपना क्लेम रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी जान सकते हैं. ओके, सो उमंग ऐप इज़ ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप. और कई सारे स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जो एप्लीकेशंस है वो इस पर अवेलेबल हैं. ओके,
Now, webinar on the occasion of World Biofuel Day organized with theme Biofuels towards आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में, हर न्यूज़ में आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत का डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ओके, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें तो ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स। नॉन फॉसिल फ्यूल्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। एंड these can be an alternative to conventional fossil fuels and to highlight the various efforts made by government in the biofuel sector. ओके, और इसको कौन सेलिब्रेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेलिब्रेट करी है सिंस 2015। इसके अलावा ये दिन इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बाय सर रुडोल्फ डीजल। ओके, तो सर रुडोल्फ डीजल ने 1893 में इंजन को रन किया था विथ पीनट ऑयल। ठीक है, और ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो वेजिटेबल ऑयल है इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी टू फ्यूल डिफरेंट मैकेनिकल इंजन्स। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया जा सकता है फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए। ओके, और बायोफ्यूल के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, एंड इट जनरेट्स एडिशनल इनकम फॉर फार्मर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और 2014 से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है टू इंक्रीज द ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। सो पहला जो ये एडिटोरियल आया था काफ़ी अच्छा था। कोर्ट मस्ट रिमेंबर इट इज़ सुप्रीम बिकॉज इट्स फाइनल, नॉट बिकॉज इट्स इनफॉलिबल। ओके, तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है कि आर जजेस स्पेशल और इज जस्टिस स्पेशल। ओके, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा अगर इस तरीके का कोई ऐसे वगैरह आता है तो आप उसमें भी दिस कैन बी अ नाइस टॉपिक, जजेस और जस्टिस को कंपेयर किया जा रहा है। सो व्हाई दिस क्वेश्चन नाउ? बिकॉज इट्स द इशू एट द हार्ट ऑफ द डिबेट अराउंड द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट। और अभी ये क्यों उठ रहा है? क्योंकि दो केसेस आए हैं कंटेम्प्ट के अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण इन द सुप्रीम कोर्ट, और इस वजह से ये टॉपिक अभी वापस फोकस में आया है। तो पहला कंटेम्प्ट केस जो है वो तहलका केस है, वो 2009 का है, और इसमें कोर्ट का कंसर्न है रिगार्डिंग द जुडिशरी एंड करप्शन एलिगेशंस। ये मतलब ये लिए गए थे, प्रशांत भूषण ने ये एलिगेशंस किए थे जुडिशरी और करप्शन को लेके, जिनको फिर तहलका में पब्लिश मतलब बाद में वो पब्लिश हुए थे। और दूसरा मतलब ये एक तो पहला केस है प्रशांत भूषण से रिलेटेड 2009 का तहलका केस। ओके, और दूसरा केस जो है इट अराइजेज आउट ऑफ वन ऑफ भूषण्स ट्वीट्स। अभी प्रशांत भूषण के कुछ ट्वीट थे कमेंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ ऑफ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस। ओके, तो अब कोर्ट का कहना ये है कि जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसरिस्प्यूट में आ गया है उनकी ट्वीट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी को भी अंडरमाइन किया जा रहा है, और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को। तो अभी करंट स्टेटस यदि देखें तो वैसे ये एक कॉलोनियल टाइम्स का लॉ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और उसको खुद ब्रिटिश मतलब यूके ने अबॉलिश कर दिया था इस कंसेप्ट को, कंटेम्प्ट को। इट इज़ दे कॉल्ड इट अ सेंचुरीज ओल्ड ब्रिटिश लॉ, और 2013 में 2013 में इसे अबॉलिश किया था। और ब्रिटिश लॉ कमीशन का कहना था कि उस टाइम पे at that particular time what was the reason of bringing this contempt of court or contempt of law? The purpose was to hide the judicial corruption. judicial corruption को छुपाने के लिए उस टाइम पे ये लेकर आए थे। So the concept it is clashing with the need for transparency but also freedom of speech। ठीक है, तो ना केवल एक तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी इफेक्ट डाल रहा है। और इसी के रिलेशन में प्लीज़ रिमेंबर दिस स्टेटमेंट्स बाय मार्कंडे काटजू, जस्टिस मार्कंडे काटजू। उन्होंने 2008 के एक लेक्चर में इस चीज़ के ऊपर कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए। मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे जजेस को अक्सर मतलब फूल वगैरह बुलाया गया है,
तो मतलब उनको फूल बुलाया गया है, लेकिन अब इनका कहना यहाँ पे ये था कि अब कैसे डिसाइड किया जाए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है। तो इन्होंने बोला कि यू कैन आस्क वन क्वेश्चन दैट डज दैट थिंग मेक्स द फंक्शनिंग ऑफ जजेस इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। क्या कोई कुछ ऐसा होने की वजह से जजेस की फंक्शनिंग पे कोई असर पड़ रहा है, मतलब अगर कोई जज को अगर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जैसे कॉलिंग देम समथिंग लाइक फूल और समथिंग, तो ऐसे केस में क्या उनकी फंक्शनिंग पे असर पड़ रहा है? अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है देन इट डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इवन इफ इट्स हार्श क्रिटिसिज्म। तो अगर कितना भी हार्श हो लेकिन फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं काउंट होगा अगर फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ओके, तो मतलब केवल कब डिफर करता है? तो he said that if my functioning as a judge was made impossible, after all I have to function if I wish to justify my salary. Okay, so इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग ऑथर ने क्या कंक्लूजन दिया है कि वज द जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट, जजेस मस्ट नॉट टेक देमसेल्व्स टू सीरियसली। जस्टिस ज़रूरी है लेकिन जजेस को खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इवन इफ देयर अमोर प्रॉपर, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अगर उनकी ऑफेंड होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन किया जा रहा है या जस्टिस को डिस्प्यूट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जजेस डिलीवर जस्टिस दे डू नॉट एम्बॉडी इट। कुछ स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ इसलिए उठाया जाता है एडिटोरियल से सो दैट दे कैन हेल्प यू वाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो इन स्टेटमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज़ वहाँ पे आपको उठाया जा रहा है तो देर इज़ नो एफर्ट। सो पॉइंट इज़ दैट कि आप इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, यू कैन कोट देम। ओके, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, दैट जजेस डिलीवर जस्टिस दे डू नॉट एम्बॉडी इट। ये मतलब उनका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कोई पार्ट नहीं है, बस उनका जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जस्टिस को डिलीवर करना है। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट कोर्ट इज सुप्रीम। ओके, कोर्ट जो है वो सुप्रीम है और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो इनफॉलेबल, इट्स बिकॉज इट्स फाइनल, केवल वो फाइनल है इसलिए वो सुप्रीम है। ओके, और अगर वो लैप्स करते हैं तो दे कैन बी क्रिटिसाइज्ड, उनका क्रिटिसिज्म किया जा सकता है लेकिन ऑफ कोर्स पोलाइटली एंड फेयरली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ वहाँ पे जाके आतंक मचा दो। ओके, नाउ सेकंड इज द एक्सप्लेन्ड सेक्शन, व्हाट आर सनस्पॉट्स एंड व्हाई दे ओकेजनली स्पार्क वरी। साइंस रेक से रिलेटेड टॉपिक है, सनस्पॉट्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा असर भी इसके ऊपर करते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाई। तो अभी न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि एक मासिव सनस्पॉट ग्रुप AR2770 वॉज ऑब्जर्व्ड लास्ट वीक। तो इस ग्रुप से कई सारे स्पेस फ्लेयर्स ऑलरेडी एमिट किए जा चुके हैं और दे हैव कॉज्ड माइनर वेव्स ऑफ आयोनाइजेशन टू रिपल थ्रू अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। ओके, तो सोलर फ्लेयर्स का क्या सिग्निफिकेंस रहता है कि जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं वो सैटेलाइट और रेडियो ट्रांसमिशन को डिसरप्ट करते हैं और अगर वो ज़्यादा सिवियर अगर हो जाएं तो दे कैन कॉज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स दैट कैन डैमेज ट्रांसफार्मर्स एंड पावर ग्रिड्स। ठीक है, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो हैं वो पावर ग्रिड्स को भी उनके ट्रांसफार्मर्स को भी डैमेज कर सकते हैं। अब सनस्पॉट्स क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है सन का जो कि डार्क अपीयर करता है उसकी सरफेस पे एंड इट इज़ रिलेटिवली कूलर दैन द सराउंडिंग पार्ट्स, आसपास के पार्ट से रिलेटिवली कूलर होता है। ओके, तो जो बड़े बड़े सनस्पॉट्स होते हैं 50,000 किलोमीटर डायामीटर वगैरह के, तो दे आर विजिबल मार्कर्स ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, और ये एक ब्लैंकेट फॉर्म करते हैं जो कि सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन। तो जो फोटोस्फीयर होता है यानी कि सन की जो आउटर सरफेस होती है जो हीट और लाइट रेडिएट करती है, वहाँ पे सनस्पॉट्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टार की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अप्रॉक्सीमेटली 2500 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ज़्यादातर जो सनस्पॉट्स हैं वो ग्रुप्स में अपीयर करते हैं और उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये याद रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है ड्यूरिंग एवरी सोलर साइकिल। तो एक पर्टिकुलर सोलर साइकिल जो होती है उसका ड्यूरेशन लगभग 11 ईयर्स का रहता है, तो हर 11 ईयर्स में जो सनस्पॉट्स हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी रिवर्स होती है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दीज वर्ड्स एज इट इज़। ओके, तो क्या होता है
हर साइकिल में जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अभी जो करंट सोलर साइकिल है इट स्टार्टेड इन 2008 और ये अभी सोलर मिनिमम फेज़ है, यानी कि जो सन स्पॉट्स वगैरह जो हैं और सोलर फ्लेयर्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर काफ़ी लो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सन स्पॉट्स हैं वो डार्क क्यों अपीयर करते हैं? तो इसका रीज़न है कि अभी बताया कि उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक प्रेशर बहुत हाई होता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इन द सराउंडिंग फोटोस्फीयर वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो रीजन्स हैं वो अंदर से जो हॉट गैसेस निकलती हैं सन के उसको इनहिबिट, उसको रोक लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई दे अपीयर डार्क। और जो टेम्परेचर भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कूल होता है, 1000 ऑफ डिग्रीज लोअर दैन द सराउंडिंग फोटोस्फीयर। ओके, सो दे कैन स्टॉप द कन्वेक्टिव फ्लो ऑफ हीट एंड लाइट, जो अंदर से निकलने वाली हॉट गैसेज होती हैं उसका फ्लो वो रोक लेते हैं। ओके, एंड जो बीच का रीजन है वो अम्ब्रा रीजन रहता है और सराउंडिंग का जो रीजन होता है लाइटर रीजन दैट इज़ दी पेनम्ब्रा। ओके, और सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस भी इससे रिलेटेड टर्म है। तो क्या होता है कि जब सन स्पॉट जो होता है वो 50,000 किलोमीटर्स तक पहुंच जाता है डायमीटर में, तो इट मे रिलीज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा, उसको इट लीड्स टू सोलर फ्लेयर्स। ओके, तो सोलर फ्लेयर्स क्यों होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय द एक्सप्लोजन्स दैट आर ट्रिगर्ड ड्यू टू द ट्विस्टिंग, क्रॉसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर सन स्पॉट्स। तो जो सन स्पॉट्स के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जब वो ट्विस्ट टर्न वगैरह करती हैं तो एकदम से एक्सप्लोजन्स होते हैं जिससे सन फ्लेयर्स रिलीज होते हैं। और कई बार सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं दे आर अकम्पनीड बाय कोरोनल मास इजेक्शंस। अब CME क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े बबल्स होते हैं ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल्स विच आर एमिटेड बाय द सन दैट एक्सप्लोड इनटू द स्पेस एट हाई स्पीड। ठीक है, तो ये बहुत इंटेंस लाइट को ट्रिगर कर सकते हैं। जो अर्थ के स्काई पे हमको अक्सर कलरफुल देखने को मिलता है, इनको ऑरोरास कहते हैं। ठीक है, खासकर पोलर रीजन्स में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ओके, सो दैट इज कॉज्ड बाय द CMEs, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस। ओके, सो व्हाट आर द डैमेज कॉज्ड बाय सोलर फ्लेयर्स? तो आपको पता है रेडियो कम्युनिकेशन पे असर पड़ सकता है और पावर ग्रिड्स के ट्रांसफार्मर पे डैमेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स की कनेक्टिविटी होती है और सैटेलाइट्स होती है उसके ऊपर भी इनका मेजर इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू शेयर इट, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप लविंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।